ऑन योर कैमरा। मुझे नहीं लगता सबको बार बार बोलने की जरूरत है। कैमरा ऑन करिए, ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं तो कैमरा ऑन करिए। वो एक होगा ना उसको। हाँ। चलो हम लोग आज क्या करने वाले हैं जिया? मैम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा था। चलो लिखो तो मीन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन लिखे तो जरा। पहले देखो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या था, एक बार बता देते हैं। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विजिबल है? समझ में आ जाएगा ना क्या है? चलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? तो पीडीएफ जो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का वो आपका होता है px इज इक्वल टू 1 बाई सिग्मा रूट 2 पाई e to the power minus 1 by 2 sigma square summation xi minus mu का स्क्वायर। ठीक है, ये पीडीएफ है। एंड द रेंज ऑफ x इज, नहीं दिख रहा है ना? किसी को बोलो फिर लाके इसको थोड़ा साफ कर। माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी रूट अंडर 2 पाई। शायद पहली बार देख रहे हो जिनका मैथ नहीं है। था अच्छी बात, याद है यही वाली बात। चलो ठीक है, रूट अंडर 2 पाई इज द पावर माइनस 1 बाई 2 सिग्मा स्क्वायर समेशन xi माइनस म्यू का होल स्क्वायर। और xi का जो रेंज है दैट इज माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। सिग्मा स्क्वायर जो है दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 या फिर सिग्मा इज इक्वल टू ग्रेटर देन 0, दोनों एक ही बात है। दूसरा है म्यू इज फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू, ठीक है, ये आपका टर्म आएगा। बोलो ये दिस इज द साइन infinity that is actually not accessible। ठीक है, तो ये है आपका पूरा फंक्शन। अब इसके बाद हम लोग कर रहे थे मीन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो लिखो मीन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। इस साइड लिखे, इसको इधर सेटल कर। प्लान दी है ना इधर, प्लान है उधर, क्योंकि इससे दिखेगा नहीं, दिक्कत हो रही है ना। यस मैम, स्विच है, स्विच नहीं है। चलो देखो क्या है मीन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, सो मीन डिस्ट्रीब्यूशन, मीन निकालना है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का। अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन निकालने के लिए हम लोगों को करना क्या है? नोटेशन म्यू1 डैश डालते हैं, ठीक है, एंड म्यू1 डैश इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ x, जो पहले लिखते थे वही लिखेंगे। और इसके बाद एक टर्म हम लोग लिखते थे समेशन x px, है ना? बट ये समेशन जो है वो समेशन अब नहीं रहेगा, ये आ जाएगा इंटीग्रेशन x px एज इट इज। इंटीग्रेशन का जो रेंज है वो x का जो रेंज होगा वो होगा मतलब माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। x का वैल्यू कहां से कहां तक जा रहा है? तो माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक जा रहा है। और माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी जाने का मतलब है अगर कोई नंबर लाइन है उस पर जीरो वैल्यू, -1 -2 इस तरह का वैल्यूज हो सकता है ना। कहां तक जाएगा? जहां तक आप काउंट कर सकते हैं। सो दैट इज माइनस इंफिनिटी विद नेगेटिव साइन। इनफाइनाइट तक जा रहा है बट विद नेगेटिव साइन। और इधर आ जाओ दैट इज 1 2 इस तरह से जाएगा। और ये भी कहां तक जा सकता है? इनफाइनाइट, सो पॉजिटिव इनफाइनाइट। तो ये रेंज आप x का वैल्यू माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक ले रहे हैं क्योंकि x कुछ भी वैल्यू अटेन कर सकता है। ठीक है, कुछ भी मतलब कुछ भी, any number that may be in this range। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं -2 to 2 भी लिख सकते हैं, -4 to 3 भी लिख सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता क्या है।
जो ऑब्जर्वेशन रहेगा, जो वैल्यूज रहेगा, उसके हिसाब से वो वैल्यू पर्टिकुलरली चेंज होगा, बट वो वैल्यू कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद देखो, अब इसको इंटीग्रेट करना है, तो माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी ये रेंज वही रह जाएगा, x एज इट इज। जो px है ये फंक्शन है, तो इस पूरे फंक्शन को आपको लिखना पड़ेगा, दैट इज 1 बाई सिग्मा रूट 2 पाई e टू द पावर माइनस 1 बाई 2 सिग्मा स्क्वायर समेशन xi माइनस म्यू का होल स्क्वायर dx। यहाँ भी dx लिख लो, क्योंकि जब इंटीग्रेशन टर्म आता है तो जैसे समेशन में याद है, समेशन के लिए हम कुछ वैल्यूज डालते थे रेंज, उसी तरह यहाँ पे इंटीग्रेशन के साथ जो वेरिएबल x है तो उसके लिए dx लिखेंगे। ठीक है, उसी तरह यहाँ भी लिखा जाएगा। विजिबल है, सबको दिख रहा है? संजना मैम क्लियर बोर्ड नहीं दिख रहा है। रुको एक मिनट देखते हैं, ये जो साथ करते हैं उसमें तो उसको साथ एक और ज्यादा ही है। ऐसे में तो पता ही नहीं चलेगा कौन सा चलिए क्या ठीक है, रुक जाइए थोड़ा। किसका? मेरे पास कहाँ दिख रहा है? हाँ मेरे पास नहीं। अभी जो लिखे है ना, अच्छा तुम लोग जो लिखे हो उसका वो आपको फॉरवर्ड कर और आप फिर ये वैसे उन लोगों ने लास्ट क्लास में थोड़ा ये बताए थे, इसके आगे बताना है मुझे, बट स्टेप वाइज रहेगा तो वो बाद में एक्सप्लेन करना आसान हो जाएगा। क्या स्लो मोशन काम है? बोलो जल्दी करने के लिए क्लास हो रहा है ना। स्लो मोशन बहुत सारा टेक्निकल टर्म्स है ना इसमें जो आप लोग नहीं पढ़े हैं, अगर पढ़े होते तो फिर हम करवा देते हैं। बहुत सारा ऐसा टर्म है जो नहीं देखा है, किसी ने पहली बार ही देखा, तो फिर वो चीज बता के नहीं फायदा ना। कैसे कैसे लोग हैं? ये लग रहा है नॉर्थ अमेरिका के लोग हैं। विजिबल है ना सबको ऑनलाइन? चलो ठीक है, आप यहाँ पे करो। ठीक है, चलो देखो क्या था हमारे पास, यहाँ से एक्सप्रेशन हम दोबारा से लिख देते हैं, mu1 dash is equal to expectation of x and this is equal to integration minus infinity to infinity x into dx dx and this is equal to integral minus infinity to infinity x
1/(-2 pi) e to the power -1/2 sigma square summation xi minus mu का स्क्वायर dx। ठीक है, इसके बाद आपके पास टर्म्स देखिए क्या है, कांस्टेंट्स को बाहर निकाल लो। कांस्टेंट को बाहर निकालोगे तो दिस वन इज कांस्टेंट, ये जो सेक्शन है ना ये वाला, इसको कांस्टेंट बोलो। ठीक है, अब ये कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट पे इंटीग्रेशन भी काम नहीं करता है और समेशन भी काम नहीं करता है, तो ये क्वेश्चन बाहर कर दो। 1/((2 pi) इंटीग्रल -infinity to infinity x into e to the power -1/2 sigma square summation xi minus mu the square। ठीक है, समझ आया? इसके बाद देखो अब हम क्या करेंगे, x वेरिएबल है और ये सारा टर्म है x के फॉर्म में, तो यहाँ पे दो तरीका है। ठीक है, आप जब भी इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन जो भी फंक्शन इसके अंदर होता है, जो भी वैल्यूज लिखा होता है, अगर उसका इंटीग्रेशन पॉसिबल है तो डायरेक्टली उसको इंटीग्रेट करके वैल्यूज लिखोगे, और अगर उसका इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं होता है तो उसको हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं, मतलब कुछ वैल्यूज रिप्लेस कर देंगे। यहाँ पे एक वैल्यू रिप्लेस किया जाता है जिसको हम लिख सकते हैं पुट z इज इक्वल टू x माइनस म्यू बाय सिग्मा। ठीक है, ये जो सिग्मा आपने यहाँ लिखा था ना, ये यहाँ अगर हो जाए, जो कि हम एक बार लिख के बताए भी थे, तो ये टर्म क्या है, एक्स आई माइनस म्यू बाय सिग्मा। सो एक्स माइनस म्यू बाय सिग्मा, इसी को रिप्लेस कर रहे हैं जेड से। सो वी कैन राइट जेड सिग्मा इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू, ये इधर आ गया। अगेन लिख सकते हैं एक्स इज इक्वल टू जेड सिग्मा प्लस म्यू, हो सकता है। ये इतना टर्म हम लोग लिख देते हैं। एक और टर्म यहाँ पे आपको डिफरेंट दिख रहा होगा, एक x का वैल्यू मिल गया, ये रिप्लेस कर दोगे, ये पूरा टर्म e to the power z आ जाएगा, z का स्क्वायर आ जाएगा, और ये एक टर्म आ रहा है dx, उसका मतलब होता है डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन। अब ये जो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन है, ये दोनों तो अलग अलग कॉन्सेप्ट है, जो कि तुम लोग हो सकता है मैथ्स का नहीं हो, वो नहीं पढ़े हो। तो इंटीग्रेशन कैसे काम करता है बस वो देख लेना है, डिफरेंशिएशन कैसे काम करता है वो देख। अब इसको डिफरेंशिएशन करोगे तो dx लिखोगे, x का डिफरेंशिएशन dx, और इसका डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो कांस्टेंट म्यू इज अ कांस्टेंट, सिग्मा इज अ कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, कोई भी कांस्टेंट हो वो, उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो ये टर्म तो 0 हो गया। अब इसका डिफरेंशिएशन जब आप करेंगे तो वेरिएबल, ये चीज समझना है थोड़ा सा, x और z जो है वो वेरिएबल है, मतलब x का वैल्यू आप रिप्लेस कर रहे हैं z के फॉर्म में, तो z भी वेरिएबल है, बट सिग्मा एंड म्यू आर द कांस्टेंट। तो इसको डिफरेंशिएट करिएगा तो x का डिफरेंशिएशन जैसे dx हुआ, वैसे z का डिफरेंशिएशन dz हो जाएगा, dz, और सिग्मा इज अ कांस्टेंट, तो इस कांस्टेंट के साथ सिग्मा एसोसिएटेड है, तो सिग्मा dz इसका आंसर होगा। ये टर्म 0 हो गया, तो आप लिख सकते हैं dx इज इक्वल टू सिग्मा dz। ठीक है, ये इतना टर्म आया। फंक्शन हमारे पास ये था, इस फंक्शन में ये वैल्यू पुट करना है। अब आपको वैल्यू क्या क्या पुट करना है वो देखो, x का वैल्यू ये है वो पुट करना है, dx का वैल्यू ये है ये पुट करना है, और z जो ये है ये पुट करना है। ये तीन फंक्शन को यहाँ पे रिप्लेस करें। क्या चेंजेस आता है बोलो, नीचे वाला वैल्यू नीचे वैल्यू नहीं दिख रहा है मैम, लैपटॉप का स्क्रीन थोड़ा नीचे कीजिए ना। अब विजिबल है? यस मैम, यस मैम। देखना है, इधर लेके क्या करने वाले हैं? लिए मैम, लेकिन थोड़ा पता नहीं चला। तो रफ में क्यों लिख रहे हैं, ढंग से लिखिए सीक्वेंस में।
हो गया। अब देखो ये पार्ट बता दीजिए कितना पूछेंगे। हो गया इतना। Yes. चलो देखते हैं जितना मैं सब कोशिश करूँ उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। सो थोड़ा सूखे पत्ते रखते हैं। अब ये वैल्यूज को रखना है तो आपके पास म्यू एंड डैश जो है वो लिखिएगा दिस वन इज इक्वल टू ये टर्म कंटिन्यू हो रहा है 1 बाय सिग्मा रूट 2 पाई। ठीक है इंटीग्रल माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी जो x का वैल्यू है वो रिप्लेस हो जाएगा इस टर्म से सो z सिग्मा प्लस म्यू। ठीक है e to the power minus 1 by 2 z square। देखो क्योंकि ये e to the power minus 1 by 2 है समेशन x r minus x ये वाला पूरा टर्म है ना तो ये पूरा टर्म क्या हो गया आपके पास में स्क्वायर और ये पूरा टर्म z का स्क्वायर है समेशन टर्म हटा। ठीक है समेशन है x माइनस म्यू का स्क्वायर सिग्मा z का स्क्वायर हो गया और dx का वैल्यू क्या हो जाएगा सिग्मा dz तो लास्ट में वहां सिग्मा dz करना है। परमानेंट मार्कर मारा हुआ है, इसलिए नहीं चिपका है। अब यहाँ पे था क्या सिग्मा dx का वैल्यू हो जाएगा सिग्मा dz। ठीक है इतना टर्म को लिखिए। अब प्रॉब्लम ये है कि इसका हमें इंटीग्रेशन करना है तो उसका वैल्यू क्या आएगा और कैसे इसको इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है अब सोचो जरा इसका इंटीग्रेशन कैसे पॉसिबल है बताओ। कोई आइडिया मीन निकालना है मीन निकालना है। बताइए क्या कर सकते हैं कोई ऑप्शन। अच्छा तुम पिक्चर भेजिए बताओ क्या करेंगे कोई रफ आइडिया कुछ भी मैम दिमाग। हाँ बताओ मैम इंटीग्रेशन का एक u इंटू वी का भी तो होता है ना फॉर्मूला जिसमें आई थिंक u इंटीग्रेटेड v dx माइनस इंटीग्रेशन फिर u क्या मतलब u का डिफरेंशिएशन फिर इंटीग्रेशन ऑफ v dx ऐसे कुछ फॉर्मूला भी होता है u इंटू v का। u इंटू v का किस पे लगाओगे u इंटू v अभी तक ज्वाइन कर रहा है बताओ u इंटू v का कौन सा फॉर्मूला कहाँ लगाओगे यहाँ पे। यस मैम मतलब मैम z सिग्मा प्लस म्यू को एक u मान सकते हो और e माइनस 1/2 z स्क्वायर को v।
और अगर v की इंटीग्रेशन की बात आई तो v में भी फिर z स्क्वायर के फॉर्म में, तो फिर log का फॉर्मूला लग जाएगा। उसके बाद क्या होगा? मीन आएगा मैम, म्यू। आ जाता है की हो, सॉल्यूशन की हो। नो मैम। नहीं, कोई और बता सकता है कुछ? किसी को आइडिया? नो आइडिया। तुम्हारे पास तो हर किसी चीज का आइडिया होता था, कहाँ चला गया सारा आइडिया आज? पल्ले ही नहीं पड़ रहा है। रिवीजन का जरूरत है इसमें। हम कुछ कुछ चीज ऐसा सुने हैं ना स्टूडेंट्स के एंड से, जिससे लगता है कि कुछ नया ही इनोवेटिव रिजल्ट आएगा। वैसा ही केस तुम लोग कर रहे हो, करेंगे तो भूल जाएगा तो क्या होगा? कुछ चेंज या कुछ ना कुछ आइडिया तो होगा ही। अभी जो कुछ भी हम लोग कर रहे हैं एक पर्टिकुलर प्रोसेस को फॉलो करते हुए कर रहे हैं। कहाँ से आया, क्या गया, कहाँ तक जा रहे हैं, सारा टर्म पता है, बस उसको सिंप्लीफाई करके रिजल्ट ला रहे हैं। अब इसमें बताइए क्या नया है जो बैक से वापस आ जाएगा और अचानक से सोल्यूशन मिल जाएगा? बोलो, है कुछ ऐसा? कुछ नया नहीं आने वाला है ना, जो है टर्म शुरुआत वही से हो रहा है, और वो चीज हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं ढंग से, कहीं ना कहीं बाइनोमियल क्वेश्चन ऑलरेडी किया हुआ है। बस यही किया गया है, वहां पे समेशन इस्तेमाल करते थे, यहाँ पे इंटीग्रेशन इस्तेमाल कर रहे हैं। समेशन का मतलब भी एडिशन होता है और इंटीग्रेशन का मतलब भी एडिशन होता है, बट इंटीग्रेशन टर्म वहां आता है जहां कंटिन्यूटी मेंटेन करते हैं। ठीक है, तो यही डिफरेंस है बस। चलो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन वाला कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करने से बेटर है दिस इज द प्लस साइन, तो आप इसको ब्रेक करके लिख सकते हैं दो अलग अलग पार्ट। अब जरा देखो यहाँ, अगर इसको इंटीग्रेट करोगे या फिर वैल्यू ब्रेक करोगे तो 1/σ√2 जैसे होता है ना, 2 इंटू 2 प्लस 2 या फिर 2 प्लस 3, इसको ऐड कर रहे हो, क्या करते हो? ब्रेक कर करके लिख देते हो ना। 2 इंटू 2 यहाँ लिखोगे, प्लस 2 इंटू 3 यहाँ लिखोगे, ब्रेक करके लिख देते हो। उसी तरह यहाँ पे ब्रेक करके लिखा जा सकता है। मतलब इंटीग्रेशन ऑफ -∞ to ∞ z सिग्मा e to the power -1/2 z स्क्वायर। ठीक है, ये लिख सकते हैं। प्लस साइन दूसरा टर्म है म्यू। अब म्यू एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट हम बाहर कर लीजिए। उसके बाद आपको ये पूरा सेट लिखना पड़ेगा यहाँ पे, 1/σ√2π, म्यू को हम यहाँ लिख देते हैं, इंटीग्रल -∞ to ∞ e to the power, क्योंकि म्यू के हिसाब से यही टर्म है, -1/2 z स्क्वायर dz। ठीक है, अभी उन लोगों को नहीं देखना होगा। ठीक है, ये पूरा टर्म आ गया यहाँ पे। ठीक है, ये दो पार्ट में ब्रेक होगा, प्लस साइन से ब्रेक होगा। अब कुछ रिजल्ट इसका आएगा, कुछ रिजल्ट इसका आएगा। लिखिए सॉल्यूशन जो टर्म आता है वो। मैम बोलिए। मैम, जो फर्स्ट स्टेप में 1/μ√2π है और इंटीग्रेशन में जो दिया हुआ है उसमें ऊपर में dx dz के पास में भी तो म्यू है, वो भी तो कांस्टेंट, उसको dz के बाहर पास भी सिग्मा है, सॉरी सिग्मा बाहर निकाल लो यहाँ भी और सिग्मा बाहर निकाल लो यहाँ, कैंसिल हो जाएगा मैम। यहाँ सिग्मा स्क्वायर हो जाएगा, कैंसिल नहीं होगा। यहाँ एक सिग्मा है, यहाँ एक सिग्मा ऑलरेडी है, तो ये सिग्मा स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। मैम वो तो कांस्टेंट है, बाहर नहीं निकाल एक सकते। सेकेंड, ये कांस्टेंट है ना, ये टर्म निकाल लो यहाँ पे, ये भी तो कांस्टेंट है, सिग्मा इज अ कांस्टेंट, तो यहाँ सिग्मा स्क्वायर बाहर आ जाएगा और यहाँ सिग्मा बाहर आएगा, है ना? ठीक है, या रहने दे अंदर?
कंफ्यूजन हो रहा है तो कैंसिल हो जाएगा। हाँ यहाँ कैंसिल हो जाएगा, वहां भी एक कैंसिल होगा, एक बचेगा। ठीक है, सिग्मा यहाँ भी एक होगा, सिग्मा वहां भी होगा। अब जो टर्म आएगा वो देखते हैं, यहाँ पे जो टर्म आया वो क्या है, ये पूरा सॉल्यूशन जब आप निकालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा सिग्मा डिवाइडेड बाई √2 पाई। अगर एक सिग्मा आप कैंसिल कर लेते हो तो इंटीग्रेशन -∞ to infinity z into this whole term z e to the power -1/2 z square dz प्लस कैंसिल कर लो इसको, ये आ जाएगा म्यू -∞ to infinity √2 पाई e to the power -1/2 z square dz। अब इस इंटीग्रल के अंदर जो वैल्यू है इसका आंसर होता है √2 पाई, इसका वैल्यू होता है। ये जो इंटीग्रल साइन के अंदर जो पूरा टर्म लिखा है उसका वैल्यू होता है √2 पाई। ये एक रफ में हम करके यहाँ दिखा रहे हैं, सिर्फ इसको नोट कर लेना साइड में कहीं। जैसे आपने लिखा था जस्ट थोड़ी देर पहले 1/सिग्मा √2 पाई इज इंटीग्रल, क्या टर्म था आपके पास, जो पूरा इनिशियल टर्म है वो लिखो, e to the power -1/2 सिग्मा स्क्वायर xi माइनस म्यू का होल स्क्वायर। लिखते हो ना, ये इंटीग्रेशन के अंदर आ जाता है। इसमें सिग्मा का वैल्यू 1 से रिप्लेस कर दो, 1 से रिप्लेस कर दो मतलब दिस इज 1 इंटू लिखने का जरूरत नहीं है, यहाँ भी 1 होता है, 1 का वैल्यू 1 स्क्वायर, ये भी वही आ जाएगा। अब ये जो टर्म है इसको आपने लिखा है z, तो ये z स्क्वायर है, इतना ही टर्म है ना, इसलिए इस होल टर्म का वैल्यू, ये पूरा टर्म जो होता है इसका वैल्यू हो जाता है √2 पाई। तो ये √2 पाई हो गया, ये म्यू बाई √2 पाई हो गया, तो √2 पाई कैंसिल, यहाँ से वैल्यू म्यू बचेगा। प्लस इधर आ जाओ, इधर वाले सेक्शन में क्या आता है, इसका इंटीग्रेशन, अब u वाला v वाला टर्म लाना पड़ेगा, क्योंकि ये e to the power समथिंग है और z into dz, इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हम लोगों को एक स्टेप और जाना पड़ेगा, तब आपका वैल्यू निकलेगा, उससे फिर हमें सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, ये पार्ट इतना ही होगा। ठीक है, करो, लिखो पहले, और जो भी लिखना बैक स्टेप जाके एक बार चेक कर लेना। बोलो मैम, ये 1/√2 ये वाला जो लेफ्ट साइड का सेक्शन है, आप उसको कैसे √2 लिखे मैम? ये यहाँ रफ में हम लिख दिए हैं। फंक्शन जो था नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ लिखो, उस पीडीएफ को इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेशन करोगे तो आपको कांस्टेंट वाला टर्म बाहर आ जाएगा, वेरिएबल वाले टर्म सारे अंदर रहेंगे। बस उसके बाद सिग्मा को 1 से रिप्लेस कर देना, जो सिग्मा का वैल्यू है उसको 1 से रिप्लेस कर देना, तो ये टर्म z हो जाएगा, पूरा का पूरा टर्म दिखाई देगा आपको। करके कॉपी पे एक बार लिख के देखो, और जो जो लिख रहे हो उस पे हर स्टेप पे एक बार शुरू से लेकर फिर देख लीजिए क्या टर्म लिख रहा है। ठीक है, वो लिख लेने से समझ में आ जाएगा ज्यादा।
हो गया। मैम √2 पाई का लास्ट में क्या लिखी है? ये x माइनस हम लास्ट में x माइनस म्यू का होल स्क्वायर, x माइनस म्यू का होल स्क्वायर। बोलो हो गया, समझ आया कुछ की सब ऊपर से जा रहा है? बताओ जल्दी। पल्ले पड़ रहा है पक्का? किधर वाला समझ में आ गया? ऊपर का पोर्शन ये समझ में आ गया तभी यहाँ तक आए। देखो यहाँ पे हम लोग दो काम कर सकते हैं। देखिए कभी भी सॉल्यूशन करोगी मैथमेटिकल टर्म में तो आपको दो तरह का रिजल्ट मिलेगा। या तो आप रिजल्ट याद रखो जिसका रिजल्ट ऐसे होता है जो ये टर्म आया, आपको पता है इंटीग्रेशन ऐसे करेंगे तो रिजल्ट इतना आएगा, आप उसको याद रखिए, आप उसका वैल्यू रिप्लेस कर दीजिए, ठीक है। या फिर कुछ नहीं आता है, लेकिन कुछ नहीं आता है और कुछ इंफॉर्मेशन याद नहीं है, मतलब ये है कि आपको सॉल्यूशन करना आना चाहिए, तो उस केस में आपको वैल्यूज देख के सिंप्लीफाई कैसे करना है वो रिजल्ट आएगा। जैसे देखो अगर आपको इसका इंटीग्रेशन नहीं पता है तो मान लो यहाँ से लेके चलो, जैसे z²/2 इज इक्वल टू कोई वैल्यू ले लो, सपोज p x z, कुछ भी x नहीं ले सकते, कोई भी और वैल्यू ले लो। क्यों ले रहे हैं? हम लोगों ने क्या किया था, ये दोबारा से ऐसे कर सकते हैं या फिर अगर वो याद रखते हैं तो वो कर लीजिए। अगर ये वैल्यू रिप्लेस करते हो तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आपको वैल्यू किसका चाहिए, z² का, z का वैल्यू रिप्लेस करोगे। जब ये करोगे तो देखो z² का वैल्यू 2p आ जाएगा, z इज इक्वल टू √2p हो जाएगा। यहाँ 2p है, zp नहीं है, ध्यान देना। ये कर लो। अब आप इसको वैल्यूज ऐसे लिखिए या फिर अगर आप ये वैल्यू यहाँ पुट कर रहे हैं तो एक काम करिए, ये वैल्यू यहाँ है तो इसमें भी वही वैल्यू पुट कर दीजिए। दोनों तरीका है, दोनों ऑप्शन है, ठीक है। अगर आपको ये सॉल्यूशन करना है तो आप इसके करके ये सॉल्यूशन, ये रिजल्ट याद ही है, बाद में भी रिप्लेस कर सकते हो, ये कर लो या फिर इसका वैल्यू ये पुट कर लो जो कि आप इसमें भी कर रहे हैं और इसमें भी कर सकते हैं क्योंकि दोनों फंक्शन डिफरेंट नहीं है। अब जब आप ये करेंगे तो z का वैल्यू यहाँ से मिल गया 2p एंड 2p इज अ कांस्टेंट, बाहर निकाल सकते हो। एक काम और कर सकते हो, यहाँ पे डिफरेंशिएशन dz भी निकाल सकते हैं, ठीक है, वो भी सॉल्यूशन करके लिखा जा सकता है। अब आपको करना क्या होगा, जो फंक्शन है उसको देखो एक बार क्या है, ये पूरा टर्म है सिग्मा √2π, ठीक है, सिग्मा √2π। ये वैल्यू अगर z का आप रिप्लेस करिएगा तो √2p आ जाएगा, ठीक है, √2p। फिर आपके पास e टू द पावर, ये वैल्यू आप e टू द पावर क्या है p, इसका वैल्यू लिख सकते हैं। अब ये जो टर्म आप यहाँ लिखेंगे सेम टर्म आपको देखना यहाँ पे भी दिखेगा, म्यू एक एक्स्ट्रा टर्म दिख रहा होगा, बाकी सारा वैल्यूज वही दिख रहा होगा। कोई जो टर्म कॉमन है उसको बाहर निकाल लो और यहाँ पे ध्यान से देखना, ये वाला टर्म अगर यहाँ से म्यू हटा दिया जाए, म्यू इंटू करके हम यहाँ लिखते हैं, यहाँ पे ये टर्म आ रहा है 1/दिस टर्म, यहाँ आ रहा है ये सिग्मा, इधर लिख लो 1/दिस टर्म, z को रिप्लेस कर दिए p2p से, यहाँ पे भी e टू द पावर p वाला टर्म आएगा, यहाँ पे आप z को रिप्लेस कर रहे हैं तो dz इसको भी रिप्लेस करना पड़ेगा। तो ये जब वैल्यू आप रिप्लेस करिएगा तो जो रिजल्ट यहाँ आएगा वही रिजल्ट यहाँ भी आएगा। तो सेम टर्म जो है, सेम रिजल्ट रिपीट हो रहा है 2 टाइम्स और दोनों में ऐड क्या करना है, एडिशन है,
तो दिस टर्म लाइक a प्लस a क्या हो जाता है 2a, तो वो हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो चूंकि ये पूरा इंटीग्रेशन का ये पूरा टर्म और ये इंटीग्रेशन का पूरा टर्म सेम ही टर्म होगा और रिपीटेड होगा, तो 2 इंटू इंटीग्रल वैल्यू हम लिख सकते हैं। बाकी जो टर्म कॉन्स्टेंट्स है वो हमारा रहेगा। जैसे मान लो अगर 3a होता, सपोज 2 प्लस 3a होता है, तो क्या लिखते हैं 4a लिख सकते हैं ना, क्योंकि दिस टर्म इज अ कांस्टेंट और ये टर्म ऐड हो रहा है। वही चीज करके यहाँ पे हम इन लोग दोनों को ऐड करके लिखेंगे। अब वो ऐड करके जो टर्म लिखोगे, रिजल्ट लिखोगे, वो आपका टर्म आता है, एक सेकेंड, म्यू, ये पूरा टर्म ऐड करोगे तो 2 टाइम्स इंटीग्रल रूट 2 पाई एंड द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल इज आल्सो रूट 2 पाई, तो दे विल कैंसिल ईच अदर। और यहाँ पे एक और टर्म 2 आ जाता है, ये रूट 2 वाला, तो ये 2 टर्म कैंसिल हो जाता है, अल्टीमेटली म्यू आता है। बस सुनने में तो समझ में आ गया, सुन के अब इसको करके जरा देखा जा सकता है, कर सकते हो रफ में? नहीं, एक बार लिखो तो जाता ही नहीं। ये इतना ही टर्म रहने दो, ये टर्म रिप्लेस करो, करो। लेट z स्क्वायर इज इक्वल टू, हाँ ये रिप्लेस करो, ये रिप्लेस कर लिए, dz इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ये बताइए तो, इसका इंटीग्रेशन किसी को पता है? नहीं, कुछ भी कॉन्सेप्ट नहीं है तुम नहीं, तुम लोग के बुक में दिया है नॉर्मल का एक्सप्रेशन निकालने के लिए या नहीं? हाँ, बताओ। नहीं ऐसा भूली मैं, एक्सप्रेशन मैथमेटिकल टर्म ज्यादा तुम लोग को पढ़ना भी नहीं। अच्छा लिखो आगे, इसके बाद वाला टर्म 2 टाइम्स म्यू, इसके बाद का टर्म लिख लीजिए 2 टाइम्स रूट 2 पाई इंटीग्रल माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस 1/2 z स्क्वायर dz, and this term is equal to 2 mu root 2 pi root 2 pi by 2. So 2 cancel, this cancel, mu 1 dash is equal to, चलो छोड़ो इतना ही लिखो तो, and this is equal to mu, इस एक्सप्रेशन के बाद साइड में वो करोगे तो करो, अदरवाइज वो अंडरस्टूड भी है, डायरेक्टली यही वाला प्रॉपर्टी अप्लाई कर लेना। एक बार करके देखना, फिर होगा तो पूछना, ठीक है? वैसे भी मैथमेटिकल टर्म लोग को ज्यादा नहीं पढ़ना है, मैथमेटिकल फॉर्म में ज्यादा नहीं कॉमर्स में वैसा पढ़ना, लेकिन हाँ इस केस में मत करिएगा, बाकी पहले वाला जो कराए थे वो करिएगा।
ठीक है, बाइनोमियल क्वेश्चन, बर्नौली, वो सारे का करना, ये भी कर ही लेना, बट अगर लगता है कुछ कंफ्यूजिंग है तो फिर बात में, ठीक है। सो ये तुम्हारा पूरा का पूरा नॉर्मल है। सिमिलरली वैल्यूज भी निकालते हैं, बट उसको रहने दीजिए। dz कितना आएगा? dz dz का वैल्यू रिप्लेस कर दिए इसका लिखोगे तो हो जाएगा √1/2 इंटू यहाँ √2 हो जाएगा, तो √2 कैंसिल हो जाएगा, 1/2 आ जाएगा, ठीक है। मतलब √x का डिफरेंशिएशन अगर कहीं होता है ना, तो √x का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 √x, ठीक है। √x का डिफरेंशिएशन 1/2 होता है, ये शायद पता हो। तो यहाँ पे √x के साथ √x जो है p वेरिएबल है, 2 कांस्टेंट है, तो √2 ऊपर मल्टीप्लाई भी होगा और 1/2 √2 में यहाँ भी तो हुआ है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 1/2 √p बन जाएगा। मैम √2 तो सेपरेट रहेगा ना, मतलब ऊपर में जो रूट अंडर 2p है, तो √2 तो एक कांस्टेंट है, तो वो भी तो ऊपर आना चाहिए ना, उसके बाद तो √p का डिफरेंशिएशन चलेगा। तुम सेपरेट करोगी तो ठीक है, तुम मान लो ऐसे लिखो, बाद आंसर वही आएगा, √2 √p कर लोगी, यही करना चाह रही हो ना? यस मैम। ठीक है, अगर इसको करोगे तो इसका आंसर क्या होगा, √2 इज अ कांस्टेंट, ये यहाँ प्रोडक्ट में है, ठीक है। यस मैम। और √p का डिफरेंशिएशन होगा 1/2 √p, यही तो हम यहाँ लिखे थे, √2 डिवाइडेड बाय 2 √2p, तो √2 यहाँ पे कैंसिल भी हो रहा था ना, समझ रहे हो, यही तो सेम है। तो √2 कांस्टेंट है तो वो मल्टीप्लाई हो गया, और 1 √p का डिफरेंशिएशन 1/2 √p हो गया। आंसर 1/√2 into √p होगा ना मैम? 1/√2 कैंसिल हो जाएगा, 1/√2p होगा, वही तो कैंसिल ऊपर हो रहा था ना, तो कैंसिलेशन हम करा ही थे, लिखे वही एक्सप्रेशन थे ना, हम यहाँ पे क्या लिखे थे, √2 मल्टीप्लाइड बाय 2 √p, वही चीज आएगा। एक्सप्लेनेशन कैंसिल करोगे देखोगी तो वही आएगा, मतलब एक्सप्रेशन अगर रियल टर्म में देख लो तो ये ऐसे कुछ, तो आप ऐसे लिखिए, अब इसको आप फिर से कैंसिल करके लिखिए वैल्यू, ठीक ही बात है, ठीक है। तो यही आपका मीन ऑफ क्या है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसके बाद एक्सप्रेशन और ये याद रखना, अब स्टैंडर्डाइजेशन हम बताएंगे एंड प्रॉपर्टीज ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बताएंगे, बस उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन का पूरा पोर्शन खत्म। देन थोड़ा हमको फोरकास्टिंग बताना है और एस्टिमेशन क्या है ये बताना, ठीक है, बस उतना ही करना, इससे ज्यादा आप कुछ नहीं करना, बस वो थ्योरी है, फोरकास्टिंग उसमें थोड़ा बहुत एक्सप्रेशन है, बट सिलेबस में ऐसा कुछ स्पेसिफिक डिफाइन नहीं किया है, तो उसमें भी थ्योरी ही बोलते हैं मोर और लेस, थोड़ा एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन और टर्म आएगा। और मुझे लगता है नेक्स्ट 10 और 15 डेज थोड़ा एक्टिव रहिए क्लास में, ठीक है, और जो पढ़ाए हुए हैं वो पूरा एकदम अच्छे से कर लो, एकदम अच्छे से मीन्स फाइनल टचअप करके पूरा एकदम याद रहे वैसा वाला, तो ठीक है। क्या रेट कहाँ चुका है ना, 11th ऑफ अप्रैल आ चुका है, 11 अप्रैल से शुरू है, अब ज्यादा टाइम नहीं है तुम लोगों के पास, ठीक है। अब जो यूनिवर्सिटी रिलीज किया है वो तो वही वेबसाइट पे देखा हुआ है। मैम डेट किस कॉलेज की तरफ से मिला नहीं? क्या बोल रहे हो? डेट किस कॉलेज की तरफ से मिला नहीं? कॉलेज की तरफ से नहीं मिला, अरे यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे देखो ना, कॉलेज की तरफ से मिल जाएगा, क्या है इशू? एग्जाम यूनिवर्सिटी लेती है या कॉलेज लेती है, टेल मी। यूनिवर्सिटी, ठीक है, तो 11 से है,
तो बेटर है कि आप लोग पूरा फर्स्ट 2 एक्सरसाइज एकदम अच्छे से करो। थर्ड एक्सरसाइज में मैंने जो डिस्ट्रीब्यूशन शुरुआत में कराया है, फिटिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सप्रेशन फाइंड करने का, मीन एंड वेरिएंस का, वो अच्छे से कर लो। 90% काम हो चुका है, ये समझ सकते 90% आप कर चुके हैं। 10% में आपका थोड़ा सा फोरकास्टिंग आता है और थोड़ा सा एस्टिमेशन, वो सिलेबस में है इसलिए, बस एस्टिमेशन आपको नेक्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना है। एस्टिमेशन का एक्चुअल पेपर, यहाँ सिर्फ रफ आइडिया चाहिए व्हाट इज एस्टिमेशन, दैट्स इट। तो वो कुछ बहुत बड़ा मेजर पोर्शन है ही नहीं, बहुत कम पार्ट है, अप्रॉक्स 2% 3% बोल सकते हो एस्टिमेशन टर्म का पूरा इंटायर सिलेबस का वो टर्म है। क्या है एस्टिमेशन, दैट्स इट, ये समझना है। तो वो थ्योरी टर्म हो गया। फिर फोरकास्टिंग क्या है, तो वो लंबा चौड़ा फोरकास्टिंग एक लैंग्वेज टर्म आता है और उसका कुछ फैक्टर्स है जो डिफाइन करना है, तो वो भी आपका पूरा का पूरा लैंग्वेज बेस्ड होगा। थोड़ा जो हम करते हैं एक्चुअल में वो रिग्रेशन के बेसिस पे करते हैं फोरकास्टिंग, और थोड़ा बहुत डेटा जो आप पढ़ते हो कोरिलेशन रिग्रेशन वही का कहीं ना कहीं यूज किया जाता है, तो उसके हेल्प से आप करने वाले हो फोरकास्टिंग, और कुछ उसका मेथड है पर्टिकुलर, वो हमें पढ़ना है। तो बहुत ज्यादा डिटेल में उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बहुत शॉर्ट फॉर्म में है वो। अगर आप क्वेश्चंस देखे हो तो आपको दिख गया होगा कि उससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन से क्वेश्चंस नहीं होता है, बहुत माइनर होता है। हम सिर्फ उस पर डिपेंडेंट भी नहीं रहेंगे, करेंगे उसको, लेकिन वो लैंग्वेज टर्म है और उसमें अगर आप क्वेश्चन अटेंड भी करते हो बहुत अच्छा मार्क्स नहीं आने वाला। तो मार्क्स ऑब्टेनिंग जो पोर्शन है, जो सेक्शन है, वो आपका सेकंड पूरा यूनिट ले लो। फर्स्ट यूनिट का एक्सप्रेशन बेस्ड, थर्ड यूनिट का सारा डिराइवेशन जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन सारा है, वो सारा तुम्हारा 90% से ऊपर चला जाता है, सिलेबस कवर हो चुका है, मतलब 90% से ज्यादा इस पोर्शन को कवर करता है। 10% सिर्फ हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो 10% आपका कहीं ना कहीं क्या हो जाता है, अब जो सिलेबस में है उसका कुछ पार्ट है तो फोरकास्टिंग और ये सीधा बहुत ज्यादा क्वेश्चन है नहीं, और बहुत ज्यादा उसको कवर करने में आपको टाइम भी नहीं लगेगा, मुश्किल से 4-5 क्लास करने का जरूरत है। बहुत डेप्थ में जाएंगे तब थोड़ा टाइम लग सकता है, बट उसमें डेप्थ में जाना ही नहीं है अकॉर्डिंग टू सिलेबस, ठीक है। तो आपको जो पढ़ना है और जिस पर मेहनत करना है वो पोर्शन हो चुका है, तो उसको प्रैक्टिस करके प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल, डिस्ट्रीब्यूशन, कोरिलेशन, रिग्रेशन, रिलेशन बिटवीन बोथ, ये वैरियंस और वो सब एक्सप्रेशन निकालने वाला, ये अगर पूरा कर लेते तो पूरा खत्म हो गया सर। ये इतना करो, क्वेश्चंस जो होता है 4-5 दिन में मुझसे पूछो, ठीक है। सैटरडे को हम ऐसे हमेशा डाउट क्लियर का क्लास रखते हैं, हर बार क्वेश्चंस पूछते हैं, बहुत बार तुम लोग की तरफ से तो कोई क्वेश्चन ही नहीं आता है, कुछ पूछना है तो सारा निकालो, सैटरडे तक सारा कलेक्ट करके मुझसे पूछो, तब तक हम ये पूरा खत्म कर चुके होंगे फोरकास्टिंग वाला, ठीक है। बस ये चीज ध्यान रखिए, लेकिन क्योंकि अब सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, थोड़ा बहुत एग्जाम ओरिएंटेड भी पढ़ोगे, है ना। ऑनलाइन 21 और जो पोर्शन प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है उसमें ज्यादा इन्वॉल्व मत होइए, पहले जो समझ में आ रहा है उसको पूरा अच्छे से कवर करिए, ठीक है ना। चलिए ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे कंटिन्यू। थैंक यू।